So students, welcome in Power Math classes. Today I am going to introduce new chapter Circle of class 11th. लास्ट वीडियोस में हमने आपको स्ट्रेट लाइन की समरी दी थी। आज हम चाहते हैं कि आपका सर्कल स्टार्ट किया जाए। सर्कल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्या क्या इसकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर की जाए और उसके बाद फिर इस पर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सर्कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट में क्या, जब हमने आपका स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आना ही होता है। इनके लिए हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सीबीएसई में ये काफ़ी ब्रीफ में दिए गए हैं, जबकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी डिटेल्स में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में हम आपको 100% एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड भी क्वेश्चंस देंगे, लेकिन पहले हमारा टारगेट ये है कि हम आपकी सीबीएसई कंप्लीट कराएं। जब तक हम फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो सेकंड स्टेप की तरफ मूवमेंट करने के पहले फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले आपको सीबीएसई की सारी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो सर्कल ये हम क्लास शायद 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसी एज में उसको सर्कल बताया जाता है। एक राउंड में फिगर बना करके कहते हैं ये सर्कल है। बच्चों को फिगर जब आइडेंटिफाई कराई जाती है तो सबसे पहले सर्कल ही देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, क्या सभी बच्चे तकरीबन सर्कल से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं कि ये एक राउंड फिगर होती है, इसे हम सर्कल कहते हैं। और यहाँ एक पॉइंट होता है, बच्चे जानते हैं, ये सेंटर कहलाता है। सेंटर से लेकर के सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। इतना छोटे क्लास में ही हम पढ़ के आ जाते हैं। सेंटर होता है ये हमारी रेडियस होती है, और इसकी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आज हम मैथमेटिकल डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि सर्कल, अगर मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल, तो बच्चा एक फिगर बना के बोल दे कि राउंड शेप में जो फिगर है वो सर्कल है। ये जो एक पॉइंट है इसके मिडिल में से सेंटर कहते हैं। सेंटर से लेकर के सर्कल पर किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू 11th ही डेफिनेशन आनी चाहिए। सर्कल का क्या मतलब है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। सर्कल इज द locus of a moving point in a plane, of a moving point in a plane such that its distance from a fixed point circle is the locus of a moving point in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. सर्कल क्या है? एक मूविंग पॉइंट का लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ, LOCUS। लोकस को हम कहते हैं पाथ। मतलब अ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पॉइंट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन दैट इज नॉन एज लोकस ऑफ अ पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट से बनाया गया पाथ कुछ रेस्ट्रिक्शन के अंडर में, उसका लोकस कहलाता है। तो सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। ये कोई फिक्स पॉइंट है प्लेन पर और ये एक मूविंग पॉइंट है। ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस बराबर है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
ये सभी बराबर है, कहीं पर भी हो, मान लो यहाँ है तो ये डिस्टेंस। तो सर्कल क्या है, प्लेन में एक मूविंग पॉइंट का लोकस है, इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, ये सारी डिस्टेंसेस बराबर ही आएंगी। तो ये जो कर्व बन के आता है इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो यही हमारा एक सर्कल है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम सेंटर कहते हैं, और ये जो फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस है इट इज़ नॉन एज रेडियस। और आपको पता होगा अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट इज़ अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज़ नॉन एज डायमीटर। तो ये हमने एक सर्कल की डेफिनेशन को देखा है। अब हमसे कोई यहाँ डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने इक्वेशंस कैलकुलेट करनी सीखी थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पूछेगा। और पता नहीं इससे रिलेटेड कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंजेंट पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉर्मल पर प्रॉब्लम्स होते हैं वो, बट सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अपने CBSE में उनसे ज़्यादा अपना लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिफ़ाइन करना चाहेंगे। 2-3 कैटेगरी से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो आपको ये फार्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। आज का जो लेक्चर है मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं तभी हमसे एप्लीकेशन होती है। जब तक हमारी कॉन्सेप्ट ही नहीं स्ट्रांग होती हैं एप्लीकेशन हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आज आपको बताना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट origin, when center at origin and radius this is equal to r unit। हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे, सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस r यूनिट है। सेंटर एट ओरिजिन का मतलब है ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और ये अपना सर्कल है, ये सेंटर दिया हुआ है, ये रेडियस है r के बराबर। इसकी हमें इक्वेशन निकाल के देनी है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हम चाहें तो एक लाइन में डिराइव भी कर सकते हैं। ये सेंटर हमने ओरिजिन लिख रखा है, जनरल पॉइंट या मूविंग पॉइंट हमने अगर xy मान लिया है तो यहाँ पर OP दिस इज इक्वल टू r। OP मीन्स कितना होगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, एंड दिस इज इक्वल टू r। स्क्वायरिंग कर दीजिए, देन यू विल हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो रिमेंबर ऑलवेज इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज r इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस r के बराबर है, इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट, व्हेन सेंटर C at h, k एंड रेडियस इज इक्वल टू r। अब की बार सेंटर हमने आपका, अभी पहले हमने क्या दिया था, सेंटर दिया था ओरिजिन पर। इस केस में हमने क्या किया है, सेंटर किसी और पॉइंट पे दे दिया है, ओरिजिन पर नहीं है। तो इसकी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। सपोज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक सर्कल बना दिया, इसका सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट है h, k। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस है, ये मूविंग पॉइंट अपना x, y है। एक लाइन में ही हम डिराइव कर सकते हैं, बेटर है हम डिराइव करके देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, याद तो कर ही लेंगे हम,
यहाँ पर भी वही पहले वाली ही स्ट्रेटजी है, सी पी इज इक्वल टू आर, बट सी पी की वैल्यू होगी अपनी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो आर ही होगा, स्क्वायरिंग करने के बाद आर स्क्वायर आएगा, दिस इज आर स्क्वायर। तो जो अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये बनेगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों ही इक्वेशंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, इन पर हमारा बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना है एच कोमा के सेंटर है, आर तो दोनों में रेडियस है, पहले केस में सेंटर ओरिजिन पर है। तो ये दो एनसीईआरटी बुक में यही दो फॉर्म दे रखी हैं और उन्होंने प्रॉब्लम भी इन्हीं दो पर बेस दे दिए हैं, लेकिन इतना कम तो ठीक नहीं है कॉन्सेप्ट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है टीचर आपसे इस पर, तो थोड़ा तो सीबीएसई में हमें और आगे चलना चाहिए। तो एक दो सिचुएशन हम और आपके सामने डिफ़ाइन करेंगे, एक दो कंसेप्ट और लेके चलेंगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, हमें केवल एनसीईआरटी ही आपको बतानी है, केवल हम एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, फिर तो इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इसी से हम सब कुछ कर डालेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत तो एनसीईआरटी के बाहर निकलना पड़ेगा और बच्चे को थोड़ा इनफॉर्मल होके भी सोचना पड़ेगा। हर जगह फॉर्मेलिटी मैथ में ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसका 12th में भी एप्लीकेशन है, ठीक है। कभी वहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज़ करना पड़ जाती हैं और हम मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म कभी नाम ही ना सुना हो, तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे। कभी डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो और इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ लिया, इंटरसेप्ट्स के बारे में जान ले, सर्कल्स के क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, और हम नहीं बता पाए वहाँ, केवल हम ये दो इक्वेशंस ही पढ़ के जाएँ तो ठीक नहीं लगता है। तो तीसरी हम फॉर्म निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन end points of diameter are given। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकालेंगे जब हमें क्या दिया होगा, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन होंगे, मतलब एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन होंगे। ये हमारा एक सर्कल है, ये सपोज सेंटर है, सेंटर से जाते हुए कॉर्ड डायमीटर है ए एंड बी। मान लिया हमने ए के कोऑर्डिनेट x1/1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट x2/2 है। अब इस सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए एक मूविंग पॉइंट तो आपको लेना ही होगा। ये आपने एक मूविंग पॉइंट xy ले लिया, आप पी ए को ज्वाइन कीजिए एंड पी बी को ज्वाइन कीजिए। 9th या 10th की ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल अपना बन रहा है ए पी बी, ये पक्का 90 डिग्री है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सो यू कैन से एंगल ए पी बी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए पी बी 90 है तो पक्का ए पी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी पी होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी। लास्ट चैप्टर में आपने ये बहुत अच्छे से सीखा है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ए पी और बी पी के स्लोप्स की वैल्यू निकाल दीजिए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई, दूसरी क्या हो जाएगी अपनी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 दिस इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप लिख सकते हैं y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दिस इज इक्वल टू माइनस का
x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। और अगर आप इसे सही से लिखना चाहें तो ये x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है व्हेन एंड्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। अगर एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकालेंगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दिस इज 0। थर्ड फॉर्म भी कंफर्म हो जाती है। फोर्थ पैरामेट्रिक फॉर्म और देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कभी कभी काम आ जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी। बेसिकली कुछ कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, सर्कल भी मिलता है, इवन जो पैराबोला एंड इलिप्स एंड हाइपरबोला इनको भी पैरामेट्रिक फॉर्म में देता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में फॉर्म कराएगा या एरिया अंडर द कर्व पूछेगा, डायरेक्ट नहीं देगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दे देगा। और आप अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे। और वैसे भी जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ये सारी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। एनसीईआरटी तो मुझे बहुत कम नज़र आएगी वहाँ पर। तो अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो फोर्थ केस है अपना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ दो केस हैं, आप दोनों ही लर्न रखेंगे। एक बार सेंटर ओरिजिन पर होगा, एक बार सेंटर किसी और पॉइंट पर होगा। यही स्टार्टिंग वाले ही दोनों केस हैं। ये सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। सपोज इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, रेडियस आर के बराबर है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लें तो आप सिंपल ज्योमेट्री एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये ओ और ये एम। तो यहाँ आपको सब कुछ बड़े इजीली मिल जाएगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ओ एम है, आप यहाँ लिखेंगे ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ओ एम मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ओ पी मीन्स आर है, आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ये पी एम वाई है, ओ पी आर है, आर साइन थीटा। तो ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ थीटा क्या है, एंगल मेड बाय रेडियस विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आर रेडियस है, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अब मान लीजिए सेंटर नहीं ओरिजिन पर है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सेंटर हमारा किसी और पॉइंट पर ही है, ये एच के पर सेंटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एच के पर हमने सेंटर ले लिया। और ये एक है, हमने यहाँ से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, एक्स के पैरेलल जा रहा है। ये एक जनरल पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सपोज ये हमने अपना अभी पी एम ही माना है और ये सेंटर सी माना है। एंगल तो ये थीटा ही है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उससे बना रहा है ये थीटा एंगल, ठीक है। रेडियस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, के होता है, और ये जो डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका एच होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी एम डिवाइडेड बाई सी पी दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सी एम कितना आ जाएगा, अभी यहाँ सी एम ही लिख सकते हैं आप। सी एम इज इक्वल टू आप लिखेंगे सी पी मीन्स रेडियस हमने मान ली इसकी आर है, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा। दोबारा आप लिखो पी एम डिवाइडेड बाई सी पी
दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से आपका पी एम दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। बट हमें x और y चाहिए, तो x और y के लिए एक तो आपको ये परपेंडिकुलर आपका एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, y डिस्टेंस होगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, x डिस्टेंस होगा, और ये आपका y डिस्टेंस होगा। तो आप देखिए यहाँ पर बट x इज इक्वल टू क्या है आपका, x इज इक्वल टू है h प्लस, अगर आप नाम देना चाहते तो नाम दे दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, h प्लस सी एम, तो ये हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा, एंड y की वैल्यू है अपनी k, और उसके बाद पी एम, k प्लस पी एम, तो ये हो जाएगी k प्लस आर साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट केवल इसमें ऐड हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये दोनों ही फॉर्म बिल्कुल एक जैसी ही हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाती है। तो आई थिंक ये चारों ही केस आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने कैलकुलेट किया है जब सेंटर ओरिजिन पर था, दोबारा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं था, उसके बाद हमने क्या किया था, डायमीटर फॉर्म देखा था, और उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म भी हमने देख लिया। थोड़ा सा हम जनरल फॉर्म भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रेट लाइन में तो बेसिकली ज़्यादा हमने नहीं समझा कि यूज़ किया जाए। हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला भी रिप्रेजेंट करती है, सर्कल भी रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स भी करेगी, हाइपरबोला, सारे ये कॉनिक सेक्शन जो हम पढ़ेंगे सभी करती है। बट उसके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी करती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। हमने स्ट्रेट लाइन में नहीं सोच समझा कि आपको बताया जाए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में शायद ही कोई टीचर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे जहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी पड़े, तो इसलिए हम वहाँ पर उसे बाईपास कर गए थे। लेकिन यहाँ सर्कल में मैं सोचता हूँ कि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको करना चाहिए। तो फिफ्थ है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होंगे उन्हें पता होगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये आपकी होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इवन यहाँ कुछ लोग इसको ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर भी लिखते हैं, तो वो भी चलता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा, आप यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल, रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ नंबर 1, पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पर आपका h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी भी h की वैल्यू नहीं होती है, मतलब एक्स वाई का टर्म ही नहीं होता है अगर सर्कल आएगा तो। अभी हम बताएंगे आपको क्या क्यों नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ बेसिकली इसने बराबर दे ही रखे हैं। कभी कभी ये ऐसे लिखता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस समथिंग, ये तभी सर्कल रिप्रेजेंट कर सकती है जब ए और बी बराबर आ जाएंगे। एंड तीसरी कंडीशन होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं तो जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। तो अब यहाँ हम लिख ही देते हैं
इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल की इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कुछ बच्चे इसके साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो इसको लर्न करने में क्या हार्म है। यहाँ से सेंटर एंड रेडियस बहुत जल्दी निकल जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से डिराइव करते हैं, बट हम आपको फटाफट दे देते हैं। इसका सेंटर है वो होता है -g, -f। 2g कैलकुलेट करेंगे, 2g से g, 2f कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से f नेगेटिव लगा देंगे। एंड जो रेडियस है ये आता है √g² प्लस f² माइनस सी। हमने आपको पहले ही बता दिया ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, सर्कल ही नहीं रिप्रेजेंट होगा। तो सर्कल रिप्रेजेंट होने के लिए g² f² माइनस सी ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है तो ये पॉइंट सर्कल कहलाता है 0 रेडियस के केस में। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज 0। इस केस में सेंटर -g एंड -f हो जाता है एंड रेडियस g² प्लस f² माइनस सी हो जाता है। सर्कल की इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा। जैसे अभी आपको ध्यान होगा, आपने डिराइव किया था x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये x² माइनस 2hx प्लस h² प्लस y² माइनस 2ky प्लस k², दिस इज इक्वल टू r²। तो ये x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² प्लस k² माइनस r² 0, ये कांस्टेंट है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं या तो x का टर्म है या y का है या कांस्टेंट है, और x² और y² है, कहीं पर भी x y का टर्म नहीं आता है। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमेशा सर्कल रिप्रेजेंट करेगी जिसकी इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज 0 है। सेंटर इस केस में -g माइनस f रहेगा, रेडियस √g² प्लस f² माइनस सी रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं और सोचता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस मेड बाय अ सर्कल। एक सर्कल एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनाता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा प्रॉब्लम पूछ देता है टीचर तो ये चीज़ थोड़ा बच्चे को तंग कर देती है। देखो, एग्जामिनेशन का मतलब है दूसरे की चॉइस। अब दूसरा किसको पसंद करता है, क्या पूछना चाहता है, इसके बारे में पहले से कुछ भी फॉरकास्ट करना बहुत टफ होता है। अगर कोई करता है तो मेरे हिसाब से वो केवल अंदाज़ा लगा रहा है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भाई किसी को क्या पता है, मान लो मैं ही एक टीचर हूँ, बच्चे का पेपर बना रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या जान सकता है कि हम क्या पूछने जा रहे हैं। भाई कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं दूसरा जो हमारे मन की बात जान ले कि हमारे मन में क्या है। तो एग्जामिनेशन में पता नहीं टीचर क्या पूछे, तो हमें हर एंगल से अपनी तैयारी करनी है। इंटरसेप्ट पूछ सकता है, ये CBSE से रिलेटेड टॉपिक ही है, तो हमें आना चाहिए ये क्या है इंटरसेप्ट। सपोज ये कोई एक सर्कल है, अब ये सर्कल x और y एक्सिस पर कुछ पोर्शन कट करता है। ये इसने x एक्सिस पर कट कर दिया AB, और ये पोर्शन CD इसने y एक्सिस पर कट कर दिया। तो ये जो AB है ये कहलाता है इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन x एक्सिस। AB का मतलब है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन x एक्सिस। एंड जो CD है इट इज़ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन y एक्सिस। ये सर्कल ने y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाया है। अब ये इंटरसेप्ट हम कैसे निकालें, कोशिश करते हैं। हमने मान लिया A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1, 0 हैं एंड B के कोऑर्डिनेट्स
x2, 0 है। इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकते भाई। ए और बी के कोऑर्डिनेट, ए और बी दोनों ही एक्स एक्सिस पर हैं तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, x1, 0 एंड x2, 0 ये है। अब देखिए जो जनरल इक्वेशन ऑफ हम यहाँ टॉपिक डालते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पर सर्कल क्या इंटरसेप्ट बना रहा है। हमने इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जनरल इक्वेशन ही ले लेते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तभी तो ये दो जगह कट कर रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने मान लिए इसके रूट्स x1 एंड x2 है, दो जगह इंटरसेक्शन है। लेट रूट्स आर x1 एंड x2, तो यहाँ से आप x1 प्लस x2 आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c अपॉन ए। तो यहाँ से अगर x1 प्लस x2 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा माइनस का 2g ओवर 1, तो ये आएगा माइनस 2g। x1 इंटू x2 क्या रहेगा, ये रहेगा अपना c अपॉन ए, तो यहाँ c अपॉन 1, तो ये c आ जाएगा। करेक्ट। हमें क्या चाहिए, जो ए बी है ना बेसिकली, यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे, अब मैंने अपनी तरफ से माने हैं तो हमने इसे मॉड ऑफ x2 माइनस x1 लिख लिया। मुझे क्या पता कौन सा कहाँ कैसे पॉइंट है, बाहर वाले को x2 माना, पहले को x1 माना, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है x2 माइनस x1 का मॉड ये किसके बराबर होगा, रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2। सिंपल सा अलजबरा लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab बचेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अभी अभी आपने ये कैलकुलेट किया है, तो ये आ जाएगा 2g का होल स्क्वायर माइनस का 4c, 4 को बाहर 2 निकाल दो, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। ये होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अगर बाई का पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी तरीके से कैलकुलेट करके। क्या करेंगे आप, वहाँ पर ये 0 रख देंगे, ये दोनों 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई बन जाएगी, दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर आ जाएगा। तो एक हमने निकाल के दिखा दिया है, दूसरा आप सेम वे से इवेलुएट कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है ए बी, यहाँ पर ध्यान रखना है ए बी की वैल्यू होगी 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, एंड सी डी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। दे आर द इंटरसेप्ट मेड बाई सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सर्कल क्या इंटरसेप्ट बनाएगा वो आपने देख ली है। एक छोटी सी यहाँ पर कंडीशन और है, उसको भी डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई में आपको फिर कोई टीचर नहीं फंसा सकता है। जितना मैंने आपको बता दिया है, अगर इतनी कॉन्सेप्ट आपकी सर्कल की बहुत अच्छे से तैयार हैं तो फिर सीबीएसई के टीचर की हिम्मत नहीं है कि आपको कहीं कंफ्यूज कर दे। इससे बाहर फिर नहीं, अगर वो पूछता है तो फिर इनजस्टिस है, क्योंकि या तो वो पढ़ा के दे तुम्हें, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत रेयर केस में ही ऐसे होंगे, टाइम ही नहीं इतना होता है पढ़ाने के लिए, ना बच्चे विलिंग होते हैं क्लास में पढ़ने के लिए। बड़ी क्लियर सी बात है, आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ना तो स्टूडेंट क्लास में पढ़ने के लिए विलिंग होता है, और टीचर की भी अपनी मजबूरी होती है, इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो इतना डिटेल्स में पढ़ाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही ये चलता है
क्योंकि वहाँ पर बच्चा 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूसली सही से बैठता है और माइंड मेकअप करता है कि हमें पढ़ना है, तभी तैयारी हो पाती है। ये सर्कल चैप्टर अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए तो एटलीस्ट 1 वीक पढ़ाएगा टीचर, और वो भी आपकी 1.5-2 घंटे की क्लास लेके। क्या 11th क्लास का कोई बच्चा 1.5 घंटे बैठेगा सही से? मतलब ही नहीं होता है, 40 मिनट में तो उठ के चल देगा भाई। तो टीचर की अपनी मजबूरियां हैं, वो चाह कर के भी नहीं पढ़ा पाता है, तो फिर उसे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, वो नहीं पूछता है एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होम एग्ज़ाम में। अब यहाँ नोट में कुछ हम आपको लिखाना चाहते हैं इंटरसेप्ट पर। इफ़ सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा? देखिए भाई, ये सिचुएशन होगी ना, यहाँ से टच करता हुआ जाएगा, टच करेगा तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ कुछ पोर्शन काट के चला जाए, मतलब ऐसे फिगर भी बन सकता है कि सर्कल ऐसा आ जाए और यहाँ ये टच करके चला जाए। बाई इंटरसेप्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट एक्स इंटरसेप्ट तो पक्का 0 है। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट दिस इज 0। ये कितना निकाला था? 2√g² माइनस c इज 0। तो यहाँ से क्लियर कट g² की वैल्यू c के बराबर आती है। अगर कभी भी g² c के बराबर है तो एक्स इंटरसेप्ट 100% 0 आएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं बाई इंटरसेप्ट 0 है। इफ़ बाई इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू 0, बाई इंटरसेप्ट 0 है तो 2f² माइनस c इज 0, यहाँ पर f² इज इक्वल टू c के बराबर होगा। If circle touches the x-axis, then x-intercept is 0. If circle touches the y-axis, then y-intercept is 0. अब सर्कल x एंड y दोनों ही एक्सिस को टच करके जाता है तो क्या रहेगा? ये छोटे छोटे कंडीशन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस टीचर अगर अच्छा बनाए तो इस पे बना सकता है। सर्कल कुछ इस कैटेगरी से आ रहा है हमारा, दोनों ही एक्सिस को टच करता है, इसको यहाँ टच कर दिया, इसको यहाँ टच कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे इफ सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब सीधी सी बात है g² इज c एंड f² इज c, सो यू कैन से g² इज इक्वल टू f² इज इक्वल टू c। किसी भी सर्कल में अगर g का स्क्वायर f के स्क्वायर के बराबर है और ये वैल्यू c के बराबर है तो ये दोनों ही एक्सिस को टच करेगा। तो ये कुछ हमने कॉन्सेप्ट सर्कल के लिए देखे हैं। अब 1-2 बड़े सिंपल से प्रॉब्लम हम सर्कल पर बेस्ड आज देखते हैं। आज तो मेरा ये टारगेट रहा है कि किसी भी तरीके से आपको अच्छे से सर्कल इंट्रोड्यूस किया जाए। सर्कल इंट्रोड्यूस करने का ही टारगेट था, तो वो हमने CBSE के हिसाब से आपको सारा कुछ बता दिया हुआ है। एक पॉइंट की सिचुएशन भी चलो बता देते हैं, छोटी सी कंसेप्ट है, उसके बाद ही प्रॉब्लम करते हैं। वैसे तो मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट निकाल बता रहा हूँ। ये कोई सर्कल है, पॉइंट है, या तो ये एक्सटीरियर में लाई करेगा, या ये सर्कल पे लाई करेगा, या पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा। मतलब ये पॉइंट P है, हमने यहाँ भी इस पॉइंट को P नाम दिया, इसको भी सपोज हमने P ही दिया। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये सेंट पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, या सर्कल से बाहर लाई करता है, या सर्कल के अंदर लाई करता है? मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। इसके लिए बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बच्चा अपने आप ही इस चीज़ को सोच सकता है। हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कभी आपके सामने सडनली ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है और आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, नहीं तो ये तो एक सिंपल सी कंसेप्ट है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नंबर 1,
CP सेंटर एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन R है, इसका मतलब P लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, P लाइज एक्सटीरियर और आउटसाइड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर हमारा नंबर 2 CP लेस देन R आ जाता है तो P लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और तीसरी सिचुएशन में अगर CP इज इक्वल टू R आ जाता है तो P लाइज ऑन द सर्कल, P लाइज ऑन द सर्कल। अगर रेडियस की वैल्यू CP से कम है, मतलब सेंटर एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, बराबर है तो पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्कल पर होगा, और कम है तो पॉइंट इनसाइड होगा, इंटीरियर होगा। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी आपके लिए, कोई बहुत टफ काम नहीं है, ये आप निकाल सकते हैं। बस 2 प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे आपके लिए, सेंटर एंड रेडियस आपको निकालना सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जितनी भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाई हैं इन सभी पर बेस्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश होगी। 2 से 3 और क्लासेस लगेंगी, सर्कल ख़त्म कर देंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 क्वेश्चन कर ले बच्चा तो सर्कल CBSE के हिसाब से फिनिश हो जाता है। प्रॉब्लम हम क्या देते हैं आपको, फाइंड द, ये जनरली पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, 2 नंबर मान लो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल दे दिया है इन्होंने आपको x² प्लस y² प्लस 4x माइनस का 8y माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हम आपको सिखाते हैं। अगर बच्चे को जनरल इक्वेशन आती है तो वो इमीडिएटली इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिखेगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। यहाँ से वो देख रहा है 2g की वैल्यू उसकी 4 के बराबर है, 2f की वैल्यू -8 के बराबर है, c की वैल्यू -10 है, g की वैल्यू 2 हो जाएगी, f की वैल्यू -4 हो जाएगी, c तो -10 ही रहेगा। तो इस तरीके से उसने पहले g, f एंड c कैलकुलेट किया। सेंटर याद होगा, अभी अभी बताया मैंने आपको कितना होता है, -g एंड -f, तो इसका सेंटर -2 एंड +4 आ जाएगा। रेडियस के लिए क्या बताया था, √g² प्लस f² माइनस c, g² 4, f² 16 एंड +10, दिस इज इक्वल टू √30 यूनिट्स। रेडियस इसकी √30 यूनिट्स होगी एंड सेंटर इसका होगा -2 एंड 4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, जी एफ एंड सी कैलकुलेट किया। जी एफ एंड सी जैसे ही कैलकुलेट है, 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सेंटर इज -g - f एंड रेडियस इज √g² प्लस f² माइनस सी, काम ख़त्म हो जाता है। सेकंड मेथड क्या है, अगर मान लो बच्चे को ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है याद, वो एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं निकला, एनसीईआरटी में इन्होंने जनरल फॉर्म से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किए हैं, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² पर ही ये अपने आप को लिमिटेड रखे हुए हैं, इससे आगे नहीं निकलने की कोशिश की है। तो बच्चे ने भी ये डिसाइड कर लिया है। जनरली ये होता है, देखा गया है कि कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कम बाहर जाते हैं निकल करके बुक से, बुक को बहुत अच्छे से करते हैं, इवन वो एग्जाम्पल वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन उससे बाहर मतलब भी नहीं करने का उनका। तो इसके लिए दूसरा तरीका अपना M2 मेथड हम लगा रहे हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, यहाँ पर x² प्लस 4x एक ब्रैकेट में कर लीजिए, y² माइनस 8y एक ब्रैकेट में, और आगे आपका 10 कांस्टेंट। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आती होगी, नहीं आती है तो आप सीख लीजिए। x² सिंबल जो है 2 × x आपको लिखना है, या कुछ भी लिखा हो,
इसके बाद जो भी यहाँ है उसका हाफ कितना आएगा 2, और ये नंबर आया है इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको बोला है सिंबल वही लगाइए, नंबर जो भी हो उससे मतलब नहीं, 3 होगा तब भी हम यहाँ 2 लिखते, 4 है फिर भी मैंने 2 लिखा, 5 है तब भी हम 2 ही लिखते, लेकिन बाद में से हम बैलेंस कर देंगे इसका हाफ लिख करके। सेकंड टर्म का स्क्वायर ऐड करेंगे और सेकंड टर्म का ही स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले में वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, बेटा 4 लिखना होगा, 4 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, आगे तो 10 है ही है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। ये वाला क्या हो गया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, दिस इज 10। तो यहाँ से बच्चा लिख सकता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इट इज़ 30, और 30 को √30 का स्क्वायर, इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन डाल दीजिए, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपकी -2 है, k की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू √30 है। तो यहाँ से सेंटर h कॉमा k -2 कॉमा 4 एंड रेडियस इज इक्वल टू √30 यूनिट्स। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जनरल फॉर्म आती है तो बहुत अच्छी बात है, जनरल फॉर्म नहीं आती है तो सेकंड मेथड से इवेलुएट कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं, बस आज के लिए बहुत हो जाएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से सर्कल की कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, सेंटर एंड रेडियस निकालना आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल्स या और जितनी भी कॉन्सेप्ट बचते हैं बहुत सारी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करते हैं। एक दिन में इतना ही बहुत है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को ठीक है बीइंग ए टीचर हमने 30-40 मिनट में ख़त्म कर दी, बट बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। प्रॉब्लम दे दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, ये है तो इसको हटाइए आप, एक्स स्क्वायर ये हमेशा बराबर ही आएंगे, बराबर नहीं है तो फिर सर्कल ही नहीं है भाई। 3/2 दिस इज़ 0, 2 से डिवाइड कर दिया। अब चाहे स्टैंडर्ड से कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्टैंडर्ड थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बच्चे तो हम उसी से कर देते हैं, प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। 2g की वैल्यू 1, y का तो टर्म ही नहीं है तो 2f 0, c की वैल्यू -3/2, g की वैल्यू हाफ, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू -3/2। सेंटर कितना होता है भाई, सेंटर आपको पता है -g एंड -f, तो ये हो जाएगा -1/2, 0। रेडियस आपको पता है कितनी होती है, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो पहले 1/4 फिर 0 फिर प्लस का 3/2, तो ये 617, ये हो जाएगा √7/2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 17। तो इस तरीके से हमने सेंटर एंड रेडियस निकालना सीखा है, कॉन्सेप्ट सीख ली हैं, सेंटर एंड रेडियस देख लिया है। इनको बेटा अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।